अभिजीत दिपके को अब यूएसए बोस्टन जाकर अपनी जान बचानी पड़ेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिसने ये बात कहने का दावा किया है उसने कहा है एक एक के खिलाफ अब एफआईआर होगी। पुलिस ने बेशक अपनी एफआईआर वापस ले लियो, लेकिन अब इन लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है। उन्होंने साफ कहा है कि अब ये बोस्टन जाकर ही उसे अपनी जान बचानी पड़ेगी। ये खास तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है। यानी कि अब जो उनके पिताजी पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है, अभिजीत दीपके पर भी, ये सौरभ दास, ये सारे बाहर आके फैल रहे थे। अब एक एक का नंबर आएगा। मैंने आपको 3-4 दिन से यही कह रहा हूं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। अमित शाह और मोदी को ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से बातों में फंसा के, स्टूडेंट्स का नाम लेके बस इनको जाल में फंसा लेंगे और फिर इन पर दबाव बना के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का इस्तीफा ले लेंगे। चाल उल्टी पड़ गई है। कैसे उल्टी पड़ गई मैं आपको बताऊंगा। और उनके पिताजी पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कहां से वो 60-65 हजार रुपए महीना कमाने वाले और करोड़ों रुपए में अभिजीत को बाहर भेजा यूएसए में पढ़ाई के लिए। इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिया गया कि सीजेपी की फंडिंग की जांच होनी चाहिए। और तीसरा, कपिल सिब्बल ने जो 1 करोड़ रुपए दिए थे लीगल एड के नाम पे, अब उस पर भी 18 लाख जीएसटी लेने की बात कही गई है। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, और कैसे सीजेपी फंस गई है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना और सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। बस एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, क्या आप सोचते हैं कि अभिजीत दिपके और ये जितने भी सीजेपी वाले हैं, क्या इनकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप क्या सीजेपी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि कोकरोच जनता पार्टी को। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए मामला क्या है। अमित तिवारी जो कि सोशल और आरटीआई एक्टिविस्ट है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है 3 मामलों में। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए के लीगल एड देने की बात की थी। यानी कि जो जो स्टूडेंट्सों पर केस हुए हैं, उनके केस लड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का दावा किया है। और उन्होंने कहा जितने भी वकील है वो भी आ गया है और ऐसे ही फंड दे। लेकिन उनका पहला पासा वहीं पे उल्टा पड़ गया था, जहां पे पुलिस वालों ने कह दिया था, जो सरकार ने बोल दिया कि हम सारे केस वापस ले रहे। तो वो पैसा जो उन्होंने दे दिया, अब वो सीजेपी के फंडिंग में चला गया। कपिल सिब्बल जहां से नाम कमाना चाह रहे थे वो भी नहीं कमा पाए, क्योंकि जितने भी केस उन्होंने लड़े हैं, जो बड़े बड़े केस है, राम मंदिर का केस हो, ममता बनर्जी का, केजरीवाल का, वो सब के सब वो हारे ही हैं। आगे बात करते हैं सीजेपी की। इलेक्शन कमीशन में शिकायत, क्योंकि जो सीजेपी को जो फंडिंग आ रही है, सबसे पहले तो कुछ लोग कह रहे थे कि बाहर से भी फंडिंग आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं अवैध फंडिंग आ रही है। अब इस पता तो किसी को नहीं है, सारी बातें ही चल रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को बोला गया है एक पार्टी की तरह ये लोग बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि कोकरोच जनता पार्टी पार्टी रजिस्टर नहीं है, लेकिन उसके तर्ज पर अगर ये लोग चंदा वसूल रहे हैं, तो चंदा तो आप ऐसे नहीं ले सकते बिना किसी पार्टी के। तो क्या बेस है उसके चंदे लेने का, क्या कर रहे हो आप, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बोल दिया। तीसरा और महत्वपूर्ण, अभिजीत दिपके के पिताजी, जो बताया गया है इन्हीं के द्वारा, अमित तिवारी के द्वारा, जूनियर इंजीनियर थे, जिनकी तनख्वाह थी 60 से 65 हजार के आसपास, इनका दावा है। लेकिन उन्होंने लाखों रुपए, जिस स्टडी जो है मैं आपको डिटेल बताऊंगा पूरी, 30 लाख से लेकर करोड़ों तक पहुंच जाती है इसकी। जो मैंने इंफॉर्मेशन निकाली मैं आपको बता देता हूँ। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा था अभिजीत दिपके। जैसे ही केजरीवाल जेल में गया, सिसोदिया के साथ आपने उसकी फोटो देखी होगी, उसको भेज दिया गया तुरंत यूएसए, या वो खुद चला गया, जो भी है। अब सिसोदिया की बात करें, सिसोदिया का बेटा खुद कनाडा में है। वो एक एमपी से लोन लेके, पता नहीं किस चीज का लोन था वो, भैया 1.5 करोड़ रुपए शायद उन्होंने भी वहां पे लोन लेके भेजा हुआ है। और मुझे जहां तक मेरा आकलन है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए अभिजीत दिपके की भी पढ़ाई में लगे हैं, अगर वो पढ़ने गया था तो। बोस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए में है, मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक रिलेशंस, ये वहां से पढ़ाई करके आया है। उसके बाद इसने 3 सेमेस्टर बताए जाते हैं इस स्टडी के, जो कि 1 से 1.5 साल चलते हैं, और जिसकी ट्यूशन फीस जो है वो 1,09,536 बताई जाती है, जो मेरी रिसर्च कहती है। इंश्योरेंस है जो $5 से 6 हजार का होता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है अगर आप बाहर पढ़ाई करने जाते हैं तो। लिविंग एक्सपेंस जो बताया गया है वो $30,000 से 40,000 टोटल 1.5 साल का। टोटल जो बताया गया फिगर, हो सकता है कम भी हो, 1,48,000 से 1,60,000 के बीच अप्रोक्सीमेटली, जो कि बैठता है 1,40,00,000 से 1.5 करोड़ के बीच में। यार ये बात तो सही है वैसे। अगर 60 हजार भी कोई कमा रहा है, अगर उसके पिताजी 12 6 72, ये तो 7 लाख रुपए ही हुए। 7-8 लाख रुपए उसके साल के। 10 साल भी अगर कर लिए तो 70 लाख ही बने। और 10 साल अगर वो करके जब सारे पैसे बचाए हैं, तब कहीं जाके जुड़ेंगे।
और अगर ऐसी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जहां पे भैया कुछ लोग रिश्वत भी लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा अभिजीत दिपके के पिताजी रिश्वत लेते होंगे, क्योंकि भाई अभिजीत दिपके इतना अच्छा काम करा कुछ लोगों के अनुसार, तो हो सकता है उसके पिताजी बिल्कुल सीधे हों। अब मुझे नहीं पता गवर्नमेंट जॉब थी या नहीं थी, उस पर हमें इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो बंदा 60-70 हजार रुपए कमा रहे हैं भाई, वो घर का खर्चा भी चलाते होंगे। आजकल घर के खर्चे में लगा लो 20-30 हजार रुपए तो वैसे लग जाते हैं। और अगर उनकी पुश्तैनी हवेलियां हैं, घर हैं, जो भी है, उन्होंने जमीन बेचे किया था, तो वो भी सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जो उनकी पढ़ाई की फंडिंग है उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है किसी और की बजाय अभिजीत दिपके को सामने आके इस बात का जवाब देना चाहिए कि भाई किसने किया है। लेकिन उनके ऊपर जो बोला गया कि भाई अभी से बोस्टन जाके ही जान बचानी पड़ेगी, वो मामला दूसरा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व एसीपी वेद भूषण ने यह दावा किया है जब हो रही थी दिल्ली पुलिस की महासभा, तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, एएनआई को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पे कहा है, जो साइन करके पेपर दिया था ना अभिजीत दिपके ने, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें जो चीजें लिखी हुई थी उन चीजों से खुद ही फंस गया वो बंदा। कैसे फंस गया? उसमें लिखा हुआ था स्पेसिफिक चीज है कि बैनर का साइज क्या होना चाहिए, बैनर के लिए क्या चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। उस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होना चाहिए किसी धर्म जाति या किसी पर्सन किसी पे अटैक कर रहे हो, क्योंकि प्रोटेस्ट तो नीट के लिए था ना, तो आप वहां पे किसी धर्म जाति से नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने देखा था मंच पे आके कोई देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, कोई राम सीता सीता का पति पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा है। उसमें प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं होनी चाहिए, रिलीजियस रिलेटेड स्पीच नहीं होनी चाहिए, और तो और उसमें ये भी कहा कि बाहर देशों से रिलेटेड भी कोई उसमें बातें नहीं होनी चाहिए। भाई सारी की सारी उसमें चीज लिखी हुई थी, ये साइन करके अभिजीत दिपके ने पुलिस को ये चीज हैंड ओवर की हुई थी। अब जो एक्स एसीपी है उन्होंने कहा है कि बेशक सरकार ने अब एफआईआर वापस ले ली हूं, मैं एक एक पुलिस वाले को कोर्ट लेके जाऊंगा और पर्सनल एफआईआर होगी। आपको याद है मैंने आपको परसों क्या कहा था? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने आपको बता दिया था 3-4 दिन पहले ही कि भाई इस सरकार वापस ले लेगी एफआईआर, लेकिन इंडिविजुअल जो एफआईआर होंगी ना उनको लेने का दबाव ये सरकार पे नहीं बना सकते। तो इंडिविजुअल लोगों से एफआईआर करवाई जाएगी, पुलिस वालों से एफआईआर करवाई जाएगी जिन पुलिस वालों के ऊपर चोट आई है, जिनको लगी। अब चोट की बात, अब आप ये तो आपको पता है मोटा मोटा कि वहां पे उस दिन क्या हुआ था। आपको बताऊं, मैं पार्लियामेंट के 200 मीटर के अंदर पहुंच गए थे। उनका कहना है एसीपी जी का कि 3 बैरिकेड तोड़ के, 3 लेयर तोड़ के वो वहां पर पहुंचे थे और 200 मीटर दूर थे, सिर्फ 200 मीटर। आप सोच लो आपके घर से कितना होगा जहां भी आप रहते, 200 मीटर दूर, और इतनी तेजी से भीड़ आती हुई। अगर वहां पे वो ऐसा जिस तरीके से बढ़ के आ रहे थे तोड़ते हुए, अगर उनको वहां पे उस टाइम पे नहीं रोका गया होता ना, भाई बांग्लादेश नेपाल छोड़ दीजिए, भारत के पार्लियामेंट का जो हाल होता ना, फिर उसके बाद राहुल गांधी और ये बाकी लोग जो पोस्ट करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर ही तो हंगामा हुआ था, नया पार्लियामेंट क्यों बनवाया गया इतने पैसे लगा के, पूरा पुराना पार्लियामेंट ही ठीक था। तो ये उस नए पार्लियामेंट का पता नहीं वहां पे क्या हाल होने वाला था, आप देखते रह जाते। तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, वहां पे पहले ही बोला जा चुका है। अगर उस टाइम पे, ये तो भैया पैलेट गन की बात कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे ये लगता ना कि भाई संसद में पहुंच रहे हैं या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहां पर गोलियां भी चलाई जा सकती थी। और इन लोगों को पता था, जो इनके बीच में घुस के आए थे, जिनकी आईडी चेक करने के लिए दिपके ने मना किया था। भाई ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं सीजेपी वाले। इन लोगों ने साइन करके पेपर दिया था, उसमें साफ लिखा है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है ना उसकी जिम्मेदारी है, 1000 लोगों से ज्यादा वहां पर इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने कहा आप सभी आओ, हजारों की संख्या में आओ, तो वो एक तरीके से दंगे भड़काने के लिए भी देखा जा सकता है। तो इसी इन्हीं चीजों को लेके पुलिस के साथ ये जो बताए जा रहे हैं वेद भूषण जी, ये जाएंगे वहां पे, इंडिविजुअल एफआईआर की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भाई आप सरकार पे आरोप लगाते रहिए, सरकार को कुछ भी बोलते रहिए, सरकार कह रही है हाँ भाई हमें एफआईआर वापस ले रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रहो। क्योंकि सरकार को अभी संसद में बिल पास करवाना है एफसीआरए का, साथ साथ में इनका काम बंधा हुआ है। सौरभ दास जो इतना बोलता है ना, मैं कह रहा हूँ भाई सौरभ दास इस तरीके से बोलता है जैसे कि वो देश का प्रधानमंत्री बन चुका हो, औकात चवन्नी की भी नहीं, लेकिन बातें ऐसे करते हैं ये लोग जैसे कि प्रधानमंत्री बन गए हों। भाई किस चीज के इंटेलेक्चुअल हैं ये? इसको ये नहीं पता होता कि थोड़ी देर पहले तूने क्या बयान दिया था, उसके ऑपोजिट बयान देता देता है अगले ही आधे घंटे में। छोड़ो यार, मैं इन लोगों को क्या बोलूं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप सीजेपी को सपोर्ट करते हैं क्या? आप भी सोचते हैं कि सीजेपी की फंडिंग की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अच्छी खबर है या नहीं है, आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करना सब लोगों के साथ, और नए लोग जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।